Kill me. मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम सी ए कुलदीप तिवारी एंड मैं पिछले 2.5 साल से जीएसटी एंड ऑडिट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सो इन द लास्ट 2.5 years मेरा डिसेंट एक्सपोजर अच्छा रहा है यहाँ पर जीएसटी एंड ऑडिट की तरफ। एंड ओवरऑल अभी तक के अबाउट 100+ स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ चुके हैं। उसमें से काफ़ी सारों को एग्जाम्शंस भी आए हैं, बहुत सारे क्लियर भी हुए हैं। आईसीआई का पासिंग परसेंटेज मैंने तो बीट करके रखा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड हम लोग जो है यहाँ पर सीए इंटर फॉर May 26 रेलिवेंट यहाँ पर जीएसटी पहले शुरुआत करने वाले। ठीक है। सो पहले मैं एक बार तुमको कोर्स का ब्रीफ दे देना चाहता हूँ। कोर्स का ब्रीफ वैसे तुम्हें थोड़ा आइडिया तो होगा, बट एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, सीए इंटर में ओवरऑल 6 सब्जेक्ट्स है। क्या तुम मेरे को बता सकते हो कौन कौन से? सबसे पहला पेपर 1 क्या रहेगा? पेपर 1 विल बी एडवांस्ड अकाउंट्स। पेपर 2 क्या रहेगा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। पेपर 3 टैक्सेशन। पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर 5 एंड एथिक्स। एंड पेपर 6 विल बी एफएम एंड एसएल। ठीक है। सो टोटल पेपर 6 है तुम्हारे, बट सब्जेक्ट वाइज स्टडीज अगर देखा जाए तो 8 सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं। 8 सब्जेक्ट्स कैसे? तो यहाँ पर पेपर 6 में 2 सब्जेक्ट्स है, एक है एफएम और दूसरा है एसएल। एंड पेपर 3 में भी 2 है, एक है डीटी एंड दूसरा है आईडीटी। सो ओवरऑल देखा जाए तो 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पेपर तुम्हें 6 ही देने हैं। टोटल 600 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 300 मार्क की पासिंग रहती है, वो तुम्हें अचीव करना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर सीए फाइनल में पहुंच जाओ। वेरी सिंपल। ठीक है। अब कुछ बताना चाहूंगा मैं, मेरे क्लास के कुछ बेसिक रूल्स है। बेसिक रूल्स है, क्लास में तुम लोग जब भी आओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फोकस होना चाहिए तुम्हारा। यू शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। तो फोन्स मेरा प्रेफरेंस रहता है कि बैग के अंदर रहे या पॉकेट के अंदर रहे, ऊपर नहीं होने चाहिए। नंबर 2, जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका मैं चाहता हूँ कि तुम घर जा करके डेली उसकी पढ़ाई करो। सो डेली पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर एक सिंपल सा रूल है कि जो भी पढ़ाया जाएगा वो घर जा करके तुम्हें रीड करना है। एंड रीड करने के बाद अपने हिसाब से उसके एक समरी नोट्स बना करके रखने, हैंड रिटन जिसको बोला जाता है। ठीक है। ये बीच बीच में हाल फिलहाल में इसको सरप्राइज चेक करते रहूंगा कि तुम्हारे पास समरी नोट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तीसरा, देयर विल बी रेगुलर टेस्ट्स। मतलब जैसे ही एक एक चैप्टर खत्म होता है, विद इन उसके 3 डेज के अंदर यहाँ पर हमारी एक टेस्ट रहेगी उस चैप्टर के ऊपर। एंड ये जब हमारी टेस्ट चलेगी, सो ये टेस्ट को तुम्हें 100% सबको अपीयर करना कंपलसरी है। एंड सिर्फ अपीयर करना इज नॉट एसेंशियल, हर बार पेपर में तुम्हें 60% प्लस आने चाहिए एक टेस्ट के अंदर। अगर कंसेक्यूटिवली 3 टेस्ट के अंदर 60% के नीचे ड्रॉप होता है, देन कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। एक्शंस कुड बी एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, या अगर मुझे दिख रहा है तो मैं पेरेंट्स को भी यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जस्ट टू एंश्योर कि तुम लोग सब्जेक्ट की तरफ फोकस्ड रहो एंड सीरियसली यहाँ पर लगे रहो। एंड इसके अलावा जैसे ही चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, एक बार मैं यहाँ पर कह सकते हैं 4 यूनिट टेस्ट लूंगा। यूनिट 1 जिसमें यहाँ पर पहले के 3 चैप्टर्स, दूसरे 3 चैप्टर्स, तीसरे, मतलब ऐसे 3-4 चैप्टर्स को क्लब करके 4 और टेस्ट होगी। एंड उसके बाद एग्जाम से पहले 2 फुल मॉक टेस्ट होगी, ताकि मेरे साइड से मैं तुम्हें सब्जेक्ट एक तो यहाँ पर पढ़ा दूँ, दूसरा तुम चैप्टर वाइज के लिए एक बार और पढ़ लो, फिर यूनिट टेस्ट के लिए एक और बार पढ़ लो, और उसके बाद मॉक टेस्ट में और 2 बार पढ़ लो। तो दैट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ योर स्टडी। एंड अगर तुम किसी भी रैंकर से पूछो कि अगर रैंक लाना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी कि अगर तुमने किसी भी सब्जेक्ट को एक बार 5 बार पढ़ लिया है, देन श्योर तुम्हारा एग्जाम्शन आएगा। एंड अगर तुम हर सब्जेक्ट को 5 बार पढ़ते हो तो हर सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आएगा। हर सब्जेक्ट में अगर एग्जाम्शन आएगा, ऑटोमेटिकली यू विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑल इंडिया रैंक। तो मेरे एंड से मैं तुम्हें यहाँ पर 5 मौके दूंगा पढ़ने के। अगर तुमने उतना भी कर लिया तो भी यू आर गुड टू गो फॉर जीएसटी। जीएसटी वैसे मैं तुम्हें बता दूं 50 मार्क्स का होता है। इस 50 में से अगर तुम ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो तुम 40 मार्क्स बेयर मिनिमम ला सकते इजीली, क्योंकि जीएसटी के पेपर में चीजें सॉल्वेबल होती है, ऐसा बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है, ऑल राइट। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर रहने वाला है।
अब मैं आ जाता हूँ सीधे सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। सो सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, एंड सब्जेक्ट की शुरुआत में यहाँ पर मेरा ऐसा मानना होता है कि जब भी कुछ भी पढ़ो, हमेशा फंडामेंटली जीरो से उसको पढ़ो, ताकि कल को आकर के तुम्हें कोई सवाल पूछे तो तुम्हें उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पता होना चाहिए। यू शुड बी द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। देखो फ्यूचर में चल के जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनोगे, लोग तुम्हारे पास कंसल्टेंसी के लिए आएंगे, तुम सिर्फ बेयर मिनिमम पढ़ के कंसल्टेंसी नहीं दे सकते। बात समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल वो होता है ना कि 11वीं 12वीं में एक कंपैरिजन होता है। एक होते हैं अकाउंट्स में जो रटने वाले लोग होते हैं, एक होते हैं जो फंडामेंटली पढ़ते हैं। रटने वाले लोग कौन होते हैं? जो वो 3 गोल्डन रूल्स को रट करके फिर उसको हर जगह पर अप्लाई करते हैं। फंडामेंटली कौन समझता है कि डेबिट मतलब असेट होगा या एक्सपेंस होगा, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी होगी या इनकम होगी, एंड फिर लॉजिकली उसको एस्टेब्लिश करते हैं। तो तुम बताओ फंडामेंटली किसका अकाउंट स्ट्रॉन्ग है? जो रूल्स रट के उन रूल्स को फॉलो कर रहा है, या फिर यहाँ पर जो इन असेट्स एंड लाइबिलिटीज के कंसेप्ट को समझ करके चल रहा है? सेकेंड पोर्शन, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब रूल्स पढ़ते थे तो 11वीं 12वीं में बहुत बार टीचर्स ने तुम्हें एक्सेप्शंस बताए होंगे कि इवन दो ये 3 गोल्डन रूल्स है, बट ये एक एंट्री इसके एक्सेप्शन में आती है। तो जहां एक्सेप्शन है दैट इज नॉट अ फंडामेंटल रूल। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि फंडामेंटली यहाँ पर पूरी अपन पढ़ाई करें, ठीक है। सो फंडामेंटली अगर पढ़ाई करनी है, हाँ पवन सर अभी आने के हैं। किसके रिगार्डिंग? एक बार नीचे पूछ लो। सो फंडामेंटली अगर हमें पढ़ना है तो फंडामेंटली मेरा ऐसा मानना है कि फंडामेंटल मतलब ह्यूमन फंडामेंटल पे घुसना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड टैक्सेशन। फिर से ऑटो फोकस हो गया ये, मैं बैठ के देखता हूँ एक बार। सो फंडामेंटल मतलब ह्यूमन फंडामेंटल्स पे आते हैं। सो ह्यूमन फंडामेंटल्स पे अगर मैं आऊँ तो सबसे पहला स्टेज यहाँ पर होता है स्टोनेज। स्टोनेज के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? पत्थर पे ड्राइंग बनाते थे। ओके, सो दे वर आर्टिस्टिक पीपल। ओके ठीक है। और क्या पता है स्टोनेज के बारे में? क्या होता था स्टोनेज में? जिंगालाला हू। जिंगालाला हू इज बेसिकली द लेटर स्टेज ऑफ स्टोनेज। लेटर स्टेज जब ट्राइब्स बनना चालू हुई थी। अकेले बंदा थोड़ी नाचता था, ग्रुप में नाचेगा ना। तो ग्रुप बनना चाहिए ना। तो ग्रुप पहले दिन से थोड़ी बना, ग्रुप तो थोड़े समय बाद बना। शुरुआत कैसे हुई थी? आग जला के। आग क्यों जलाई गई थी? खाना पकाने के लिए। सो बेसिकली शुरुआत ऐसी हुई कि देखो, बेसिक सबसे पहली ह्यूमन नीड है यहाँ पर फूड। फूड इकट्ठा करना था। स्टोन एज के टाइम पे हंटिंग वाज द ओनली सोर्स ऑफ फूड। उन्हें एक ही चीज पता थी कि हम यहाँ पर किसी और जानवर को यहाँ पर मार करके खा सकते हैं। दैट वाज दी ओनली नोन फैक्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पर खाना जो है यहाँ पे मार करके खाया जाता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज कि इसको कुक करने पे ये बेटर तरीके से डाइजेस्ट हो सकता है। देन फायर का इन्वेंशन हुआ। देन जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो ऐसे करके धीरे धीरे यहाँ पर लोग में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सिविलाइजेशन आने लगी। जो बोलते हैं ना ह्यूमन इवॉल्व होने लगे, यहाँ पर इवोल्यूशन आने लगा। तब जो सिस्टम चलता था दैट वाज हंटर एंड गैदरर सिस्टम। हंटर एंड गैदरर सिस्टम मतलब बेसिकली यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जब बहुत सारे ऐसे अकेले लोग हंटिंग करते थे, दे रियलाइज कि व्हाट इफ अगर हम यहाँ पर एक ग्रुप बना ले। क्योंकि जब भी हर कोई डेली यहाँ पर हंटिंग करने जा रहा है, कभी किसी को यहाँ पर खाना मिल रहा है, कभी कभी किसी को खाना नहीं मिल रहा है, और ये बारी किसी की भी हो सकती है। तो व्हाट इफ 10 पीपल ज्वाइन मेक अ ग्रुप, 10 में से 7 लोगों को भी खाना मिल गया तो ये मिल बांट करके 10 लोग खा लेंगे। तो देयर बिगैन द हंटर और गैदरर स्टेज। मतलब कि एक हंटर है, मतलब सबके सब हंटर है, सब लोग हंटिंग करने जाएंगे, जो भी लेकर के आएंगे उसे गैदर करेंगे, उसको यहाँ पर शेयरिंग करेंगे, एंड यहाँ पर जो है वो मिल करके उसको बांट सकते हैं। ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। इस पॉइंट पे यहाँ पर किसी तरीके का टैक्सेशन नहीं था। दिस वाज अ कम्युनल शेयरिंग कि यहाँ पर अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड है और अगर कोई प्रिविलेज्ड है तो वो अपनी रिसोर्सेज को शेयर करें। बात समझ आई? सो पहली चीज यहाँ पर क्या आई? यहाँ पर आया तुम्हारा शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस फॉर पब्लिक बेनिफिट।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। नियोलिथिक रेवोल्यूशन इज बेसिकली, पहले हमें एक ही सोर्स ऑफ फूड पता था, हंटिंग। देन केम द सेकेंड सोर्स वाज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा अगला सोर्स बना, और ये कब पता चला? ये पता चला हमें नियोलिथिक रेवोल्यूशन के समय, जब लोगों को समझ में आया कि नहीं, जैसे पेड़ों में फल उगते हैं, इसको हम अलग से उगा करके भी खा सकते हैं, हम पेड़ों के ऊपर की चीजें भी खा सकते हैं और उसको अलग से उगा भी सकते हैं। देन यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ वो था एग्रीकल्चरल फेज, कि लोगों ने यहाँ पर एग्रीकल्चर में यहाँ पर जो है चीजें उगाना चालू किया। अब एग्रीकल्चर में अगर मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाऊं तो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि बहुत सारे एक्सचेंज सिस्टम्स होते थे, जिसमें से पहला एक्सचेंज सिस्टम था तुम्हारा बार्टर। यानी ट्रेड की जब शुरुआत हुई थी, तो ट्रेड की शुरुआत हुई थी बार्टर से। बार्टर कब चालू हुआ? तो बार्टर चालू हुआ जब ढंग से नियोलिथिक रेवोल्यूशन आया, जब लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाना चालू कर दिया। अगर कोई यहाँ पर गेहूं उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, तो दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग फॉर इट, क्योंकि हर कोई हर चीज यहाँ पर नहीं उगा पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आया तुम्हारा नियोलिथिक रेवोल्यूशन। यहाँ पर अगेन तुम्हारा क्या चल रहा था? बार्टर सिस्टम। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जो तुम्हारे ग्रुप्स बन चुके थे, उन ग्रुप्स में अब धीरे धीरे लीडर्स बनने लगे। एंड लीडर्स जो है अब यहाँ पर रिसोर्सेस को बांटते थे। तो अब ये जो लीडर्स है, इन्हें चाहिए था कि यहाँ पर लोग अगर एग्रीकल्चर से भी उगा रहे हैं, लोग हंटिंग से भी उगा रहे हैं, तो सबकी रिसोर्सेस यहाँ पर एक तरीके से शेयर होकर के इस्तेमाल करनी चाहिए। सो दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ शेयर इन द एग्रीकल्चरल रेवेन्यू। रेवेन्यू इन द सेंस की, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने यहाँ पर अगर 100 केजी गेहूं उगाया है, तो अब 10 केजी तुम किंग को दे दो, लीडर को दे दो। अब वो लीडर इस चीज का क्या करता है? तो कभी किसी के पास अगर नहीं है चीजें, तो वो उस चीज को प्रोवाइड करे। बात समझ आ रही है? देन केम द सिविलाइजेशन स्टेज। तुमने हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। अब सिविलाइजेशंस मतलब क्या था? अब चीजें स्ट्रक्चर होने लगी, लोग जंगल से अब यहाँ पर शहरों में आना, या कह सकते हैं शहर बनाना चालू हो गए, कि अब उन्हें जंगल में नहीं रहना, उन्हें वो सारी चीजें नहीं यहाँ पर जाननी, उनको चाहिए साफ सुथरी क्लीन स्पेस जहां पर वो शांति से रह सके। देन स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन। अब तुम सोचो, जब सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब प्लान्ड सिटी, यहाँ पर रोड्स होंगे, लोगों के घर होंगे, यहाँ पर उसके साथ साथ तुम्हारा सीवेज सिस्टम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ रही है। अब ये सारी चीजें बनाएगा कौन और मेंटेन करेगा कौन? तो ये जो हमारे लीडर्स थे, ये सारे लीडर्स अब यहाँ पर क्या करने लगे कि सारी रिसोर्सेस जो भी यहाँ पर उनकी प्रजा के अंदर लोग इकट्ठा कर सकते हैं, वो सारी रिसोर्सेस को ये लोग कॉमन शेयरिंग में लेकर के आने लगे। एंड उन रिसोर्सेस का यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉमन यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होने लगा। कॉमन यूटिलाइजेशन कैसे? तो सड़कें बनाना, घर बनाना एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होने लगी। जब ये सारी चीजें होने लगी, तो इसके बाद अब चीज धीरे, जब जो चीजें हैं वो धीरे धीरे ग्रो होने लगी। अब सिविलाइजेशन जब क्रिएट हुई, तो ऐसा नहीं कि दुनिया में एक ही सिविलाइजेशन क्रिएट हुई, मल्टीपल सिविलाइजेशन क्रिएट हुई। एंड जब भी चीजें ग्रो करती है, लोगों में ग्रीड और बढ़ते जाती है। तो अगर कोई एक सिविलाइजेशन है, दे विल वांट कि हमारी सिविलाइजेशन और बड़ी हो। अब बड़ी हो तो वापस से पूरा क्रिएट करने से अच्छा किसी और की अक्वायर कर ली जाए। तो कंसेप्ट ऑफ वॉर चालू हुआ कि हम किसी और को फोर्सफुली अक्वायर कर लेंगे। जब कंसेप्ट ऑफ वॉर चालू हुआ, तो ये जो तुम्हारे ग्रुप के लीडर्स हुआ करते थे, इन लीडर्स को अब बना दिया गया एम्परर्स या किंग्स, जो यहाँ पर इन सारी चीजों को क्या करेंगे? संभालेंगे। अब संभालने के लिए अब सिर्फ ऐसा नहीं कि अब सिर्फ रिसोर्सेस चाहिए, अब इन्हें आर्मी चाहिए, अब इन्हें डिफेंस सिस्टम चाहिए, अब इन्हें यहाँ पर इंटरनल भी एक कंट्रोल मेंटेन करना पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है, क्रॉस सिविलाइजेशंस लड़ाइयां चल रही है, तो उस केस में मैं एक्सटर्नल डिफेंस को लेकर के आ सकता हूँ। फिर उसके बाद जब यहाँ पर रिलीजन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, तो उस केस में रिलीजन की वजह से भी डिस्प्यूट्स आने लगे, तो इंटरनल कंट्रोल भी चाहिए, तो आर्मी बाहर भी चाहिए, अंदर भी चाहिए। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करना था। इसके लिए यहाँ पर अब मुझे लोगों को एम्प्लॉय करना था, लोगों को डिप्लॉय करना है, तो उन्हें कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइड कैसे किया जाएगा? तो लोगों से जो रिसोर्सेस इकट्ठा करी राजा के पास, वही रिसोर्सेस दे दी जाएगी इन लोगों को फॉर डिफेंस एंड आर्मी। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली शुरुआत हुई जनपद कंसेप्ट की। अब ये जनपद कंसेप्ट क्या है? सो बेसिकली यहाँ पर वैदिक कल्चर एंड स्क्रिप्चर्स यहाँ पर धीरे धीरे आने लगे। एम्परर राजा में कन्वर्ट हो गए,
और जो रिसोर्सेज थी वो रिलीजन एंड गवर्नेंस के हिसाब से यहाँ पर बंटना चालू हो। ठीक है। देन केम्स द स्टेज ऑफ महाजनपद टू मौर्यन एम्पायर। वैसे मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट विथ एवरी स्टेज यहाँ पर जो चीजें हैं वो ग्रो करने लगी। यहाँ पर ग्रो क्या करने लगी, तो सेकेंड स्टेज में ऐसा हुआ कि यहाँ पर टैक्सेशन का नाम यहाँ पर देना चालू कर दिया गया। अब टैक्सेशन का नाम देना चालू कर दिया गया मतलब कि पहले लोग अपना शेयर देते थे अपनी अर्निंग का, बट उन शेयर्स को अब टैक्सेस का नाम देना चालू कर दिया गया। कि टैक्सेस का नाम कैसे दिया जाता था, तो आदमी जो भी यहाँ पर कह सकते हैं कल्टीवेट कर रहा है या गैदर कर रहा है उसका एक शेयर देना पड़ेगा। जब अपना वो शेयर दे रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इंडियन कल्चर में उसे भाग कहा जाता था। किसी भी चीज का भाग करना मतलब टुकड़े करना, एक भाग को प्रोवाइड करना मतलब अपना शेयर देना, तो उसे भाग कहना चालू कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड जब चालू हुआ तो ऐसे केस में यहाँ पर अब जिसको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो वाला जो पीरियड था, उस केस में यहाँ पर अब इंटरनेशनल ट्रेड्स चालू होने लगे। क्रॉस कंट्री लोग आते थे। तुम्हें पता होगा इंडिया में स्पाइसेस बहुत ज्यादा ट्रेड की जाती थी। कोलंबस भी इंडिया ढूंढने आया था फॉर स्पाइसेस, बट उसको अमेरिका मिल गया, सो उसने डिस्कवर क्या कर लिया, अमेरिका डिस्कवर कर लिया। तो इंटरनेशनल ट्रेड चालू हो गया था। अब जब इंटरनेशनल ट्रेड चालू हुआ तो तुम समझो यहाँ पर बाहर से कोई आ रहा है जा रहा है, तो वो भी उससे भी अब यहाँ पर कुछ ना कुछ हम कमाए, ऐसा यहाँ पर इनके केस में आया। क्योंकि अब जब हम इंटरनेशनल ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो हर चीज के साथ, हर एक बेनिफिट के साथ एक रिस्क भी आता है। कि अगर हम लोगों को इंटरनेशनल द्वार खोल रहे कि हमारे यहाँ आओ ट्रेड करो, तो यहाँ पर ट्रेडर्स भी आ सकते हैं। ट्रेडर्स आ सकते हैं तो यहाँ पर किंगडम को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश कि कौन ट्रेडर है और कौन ट्रेडर है, तो दे स्टार्टेड टैक्सिंग ट्रेडर्स कि कम से कम अगर कोई रिस्क आए तो उस रिस्क को हम कंट्रोल कर सके। बात समझ आ रही है? इस चीज को ना कस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। कस्टम्स कैसे, कि अगर कोई यहाँ पर दूसरी कंट्री से आ रहा है, इंडिया में ट्रेड करना चाहता है, तो यहाँ पर वहां के राजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आता है कि राजा खुश रहे, और राजा खुश रहेगा तो उसे वहां पर ट्रेड करने देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर दूसरी कंट्री से अगर कोई आ रहा है तो वो क्या लेकर के आएगा, वो अलग अलग गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स लेकर के आएगा, अपनी कंट्री की अलग चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो लेकर के आए थे टोबैको, इंडिगो, तुम्हारा यहाँ पर टी, ये सारी चीजें वो लोग लेकर के आए थे इन ऑर्डर टू एक्सचेंज फॉर द गुड्स और रिसोर्सेज दे वर कह सकते हैं एक्सप्लॉइटिंग फ्रॉम इंडिया। सो यहाँ पर एक कस्टम्स का कंसेप्ट चालू हो गया कि जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रेड करने आएगा उसे कुछ गिफ्ट्स लाने पड़ेंगे। ये एज अ कस्टम, देखो कस्टम जब इस शब्द का नाम बोलते हैं तो ये कस्टम का इस शब्द का मीनिंग क्या है कि ये एक ट्रेडिशन बन गया कि जब भी कोई आएगा वो ये चीज लेकर के आएगा। अब ये कस्टम्स को जब फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया तो इसे हम कस्टम टैक्स के नाम से जानने लगे कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो कस्टम टैक्स लगेगा। तो ये यहाँ पर जो है तुम्हारा इस समय चालू हो गया था। फिर मिडीवियल इंडिया के वक्त यहाँ पर बहुत सारे, अब कह सकते हैं जब जैसे ही मैंने बोला जैसे इंटरनेशनल ट्रेड चालू होगा तो इंटरनेशनल वॉर्स भी चालू होगी। देन केम द मुगल एम्परर एरिया, कह सकते हैं जब यहाँ पर मुगल्स इंडिया में आए एंड दे स्टार्टेड टू कैप्चर, तो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ जो रिस्क आते हैं वो रिस्क यहाँ पर कन्वर्ट हुए एंड यहाँ पर मुगल एम्पायर भी चालू हुआ। देन यहाँ पर जो है धीरे धीरे अब उन्होंने अपने और रूल्स एंड टैक्सेशन इंडिया में एस्टैब्लिश करना चालू कर दिए। उन्होंने जमीन के ऊपर भी टैक्स लगाना चालू कर दिया कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है, तुम इतना उगाओगे तो इतना परसेंटेज हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब इन्होंने अपने अलग अलग तरीके से टैक्सेशन घुसाना चालू कर दिया। एंड देन केम द करेंट सिस्टम विच इज योर कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिशर्स ने गवर्न करना चालू किया तो दे स्टार्टेड विद देयर ओन लॉज, यानी कह सकते हैं हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में चलता था उस समय एंड उसके हिसाब से लॉज बनते थे एंड उनके हिसाब से वो टैक्सेशन लगाते थे। ये जब टैक्सेशन लगाते थे तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे। बहुत सारे टैक्सेस मतलब तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चरल टैक्स अलग, तुम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड टैक्स अलग, तुम्हारी जमीनें हैं वहां पर अलग टैक्सेशन, लोन प्रोवाइड कर रहे हो अलग टैक्सेशन। यहाँ पर इन्होंने हर एक चीज को अलग अलग तरीके से टैक्स करना चालू कर दिया था। देन यहाँ पर इंडिपेंडेंस आया
एंड इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें पता है क्या होता है? क्या होता है? क्या बोल सकते हो तुम? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? बेसिस फॉर लॉज, ओके। और एक बहुत ही फेमस टर्म है इसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हाँ, मतलब दैट इज, ठीक है, बट और एक चीज है, चलो ठीक है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। फॉर द पीपल बाय द पीपल इसीलिए है क्योंकि दिस इज अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। बट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? एक हिंट दू, नाजीज में क्या होते थे? एडोल्फ हिटलर क्या था? डिक्टेटर मत बोलना, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। एक और शब्द बोला जाता है डिक्टेटर्स को, सुप्रीम लीडर। बराबर, सुप्रीम लीडर मतलब क्या? उससे ऊपर कोई नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या बोला जाता है? सुप्रीम लॉ, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं। दिस इज बेसिकली मदर ऑफ ऑल लॉज। जितने भी लॉज है आज की डेट में इंडिया में, वो सबके सब कहां से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। बात समझ आ रही है? सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया यहाँ पर 1949 में बनाया गया। एंड तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। ठीक है, अब लॉ मेकिंग प्रोसेस पहले हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि देखो, जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली सुप्रीम लॉ। बट ये जो सुप्रीम लॉ है ये बांटा गया है आर्टिकल्स के अंदर। बेसिकली इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, पावर्स है, ड्यूटीज है, एक्सेट्रा, हर एक चीज सुप्रीम वे में आर्टिकल्स में डिफाइन करी गई रिलेटेड टू अ कंट्री। जैसे आर्टिकल 1 स्टेट करता है इंडिया मतलब क्या, ये सारी चीजें आर्टिकल 1 में डिफाइंड है। ऐसे यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर जो एक सिटीजन के राइट्स है वो हर एक आर्टिकल में दे रखे हैं। फिर यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि ये सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ है मतलब अगर कोई भी लॉ बनना चाहता है तो लॉ बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन होना चाहिए। तो उस चीज के लिए यहाँ पर जो है, अगर तुम इंडिया में कोई भी लॉ क्रिएट करना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी परमिशन होना जरूरी है। एंड ये परमिशंस कहाँ पर मेंशन्ड है? आर्टिकल्स के अंदर। कहाँ पर मेंशन्ड है? आर्टिकल्स के अंदर। ये जो तुम्हारे आर्टिकल्स है बेसिकली दे गिव यू द पावर एंड द राइट्स टू मेक एनी अदर लॉ। बात समझ आ रही है? एंड इंडिया में लॉ किस तरीके से बनते हैं? तो इंडिया में जब भी लॉ बनते हैं तो लॉ बनते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक्ट के फॉर्मेट में, जिसमें से तुम बहुत सारे एक्ट्स पढ़ करके आए हुए हो। जैसे तुमने फाउंडेशन में पढ़ा होगा सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, फिर तुमने पढ़ा होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, हाँ या ना? फिर पार्टनरशिप एक्ट, फिर एलएलपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कंपनीज एक्ट, ऑल ऑफ दीज आर एक्ट्स। दिस इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनी लॉ। बट ये कहां से आता है? तो जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो आर्टिकल्स है ये तुम्हें पावर देते हैं इस एक्ट को बनाने की। बात समझ आ रही है? एक्ट के बाद इससे यहां पर कह सकते हैं थोड़ा नीचे आती है तुम्हारे रूल्स। रूल्स का नाम सुना है तुमने पहले कभी? तो बेसिकली जब भी कोई भी ऐसी चीज है जो वेरिएट हो सकती है समय से, मतलब कि टाइम टू टाइम चीजें अगर बदलने वाली होंगी तो उस चीज को फिर रूल्स में प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एक्ट के अंदर कोई पेनल्टी लगाई जाती है तो यूजुअली पेनल्टी हमेशा रूल्स के हिसाब से लगाई जाती है। बेसिकली हम नहीं चाहते कि जब भी इन्फ्लेशन हो हमें एक्ट को अमेंड करना पड़े। अमेंडमेंट क्या होता है? किसी भी एक्ट में चेंजेस लाना। तो अगर हम चाहते हैं कि एक्ट को बार बार ना बदला जाए तो यहाँ पर जो चीजें उसको बदल सकती है हम पहले से ही उसको रूल्स में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेनल्टीज हो गई, फीस हो गई, किसी भी एक्ट के अंदर उन्हें हमेशा रूल्स में प्रिस्क्राइब किया जाता है। रीजन बीइंग कि आज की डेट में अगर मैं किसी ऑफेंस के ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगा दूं, एक्ट तो सालों साल चलते हैं, 20 साल बाद 5,000 की कोई वैल्यू ही नहीं है।
बट पेनल्टी कितनी लग रही है? 5,000। सामने वाले को अब यहाँ पर उस ऑफेंस को करने में कोई टेंशन ही नहीं है कि 5,000 कोई बड़ा अमाउंट है ही नहीं। तो जब चीजें यहाँ पर वेरिएट करने वाली होंगी तो उसे यहाँ पर डाला जाता है रूल्स के अंदर। बात समझ आ रही है? और इसमें से भी कुछ ऐसा है जो ऐसा लगता है कि हो सकता है साल भर के अंदर ही बदल जाए, तो वो चीजें यहां पर जाती है फिर नोटिफिकेशंस के अंदर। किसके अंदर जाती है? ये नोटिफिकेशंस के अंदर। एंड उसमें भी अगर कुछ और छोटी छोटी क्लैरिफिकेशंस देनी हो तो फिर आते हैं तुम्हारे सर्क्यूलर्स। दिस इज द लॉ स्ट्रक्चर इन इंडिया: एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन एंड सर्क्यूलर। एक और फॉर्म ऑफ लॉ है जो तुमने शायद कभी नहीं सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं कोड्स। नाउ व्हाट इज कोड्स? सो कोड्स इज बेसिकली यूज्ड व्हेन देयर इज अ मर्जर ऑफ मल्टीपल एक्ट्स। जैसे आईबीसी का नाम सुना है तुमने? इंडियन बैंकरप्सी कोड। तो बेसिकली बैंकरप्सी को गवर्न करने के लिए पहले बहुत सारे मल्टीपल लॉज थे, and there was a lot of confusion as well as no single right of power। प्लस हम चाहते थे कि यहाँ पर बैंकरप्सी जैसी चीज को कह सकते हैं हम एक तरीके से सुप्रीम नजर से देखा जाए। सो देयर वाज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ कोड। नाउ कोड इज बिगर देन एक्ट एंड कोड्स हैज मच मोर पावर देन द एक्ट्स। सो ये जो तुम्हारे कोड्स है ये एक और कंसेप्ट होता है। अब एक और नया कोड आने वाला है विच इज योर लेबर कोड। और एक बहुत तुम्हारे लिए जब तुम फाइनल में जाओगे विच विल बी योर डायरेक्ट टैक्स कोड। बेसिकली जब भी कोई पुराने लॉज को वापस से रीन्यू किया जाता है, जैसे घर को अपन रेनोवेट करते हैं, लॉज को भी रेनोवेट किया जाता है, बट सारे फ्लॉज को जब हटाया जाता है यूजुअली उसे कोड का फॉर्मेट दे दिया जाता है। अब कोड का फॉर्मेट कैसा होता है कि इसमें एक्ट होता है, इसी में रूल्स भी होते हैं, बट इसमें इसके साथ साथ केस लॉज भी होते हैं एंड केस लॉज के रेफरेंस पर बेस्ड यहाँ पर लॉज बनते हैं। रीजन बीइंग कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंकरप्सी है, बैंकरप्सी आज से चालू है क्या? नहीं, 100 साल से चल रही है। तो उन 100 साल में जो भी केसेस आए जिनकी वजह से लैंडमार्क जजमेंट का नाम सुना है तुमने? लैंडमार्क जजमेंट क्या होता है? जो सारी चीजों को बदल करके रख देता है। जैसे रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट वाज ट्रिपल तलाक, जिसे बैन कर दिया गया। तो ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स जब आते हैं तो ये लैंडमार्क जजमेंट्स पर बेस्ड इन एक्ट्स को अमेंड कर दिया जाता है, बट कोड में उस पर ही बेस्ड यहाँ पर सारे रूल्स बनाए जाते हैं। सो कोड्स इज कह सकते हैं ऑन अ लेवल अपर देन एक्ट्स। सो अगर मैं अब इसको रीडिफाइन करूं तो कोड, देन एक्ट्स, देन रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड देन सर्क्यूलर्स। इस तरीके से इंडिया में लॉ को स्ट्रक्चर किया गया। बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है। अब इंडिया में जब इस तरीके से लॉ को स्ट्रक्चर किया गया है तो बेसिकली सबसे पहले कोई भी एक्ट, कोड, रूल्स बनाने के लिए मेरे पास आर्टिकल में पावर होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? आर्टिकल में पावर है तो लॉ बनेगा, वरना लॉ नहीं बनेगा। अब सबसे पहले तो हम यहां पर आ जाते हैं कि इंडिया के अंदर लॉ बनाया कैसे जाता है। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, फंडामेंटली पढ़ो। फंडामेंटली इसलिए पढ़ लो क्योंकि ये स्ट्रक्चर अब तुम समझ लोगे तो कोई भी एक्ट तुमसे पूछा जाए तुम उसका जवाब दे सकते हो कि कब, कहाँ, कैसे बना। प्लस तुम्हें यहाँ पर धीरे धीरे कह सकते हैं जो आउटसाइड सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, वो धीरे धीरे तुम्हें क्रैक होने लगेगी। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि जब हमारा जीएसटी खत्म होने पे आ जाता है ना, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लैरिटी रहती है कि बाहर की दुनिया में घपले क्या चल रहा है। तो उस नजरिए से अगर हमें पढ़ना है तो बहुत फंडामेंटली यहाँ पर समझना पड़ेगा हर एक चीज। बात समझ आ रही है? सो इंडिया में अगर तुम्हें लॉ बनाना है तो लॉ बनाने की जो तुम्हारी पावर है वो बेसिकली आर्टिकल 245 में दी गई है। और ये पावर किसको दी गई है? तो ये पावर दी गई है पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स। अब ये पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर क्या कंसेप्ट? सो पार्लियामेंट तुमने नाम सुना है कभी? ऑब्वियसली सुना ही होगा। क्या होता है पार्लियामेंट में? झगड़े, कुर्सी तोड़फोड़, यही होता है पार्लियामेंट में। कहां पर है पार्लियामेंट? दिल्ली?
सबको क्लियर है इतना? ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि पार्लियामेंट मतलब यहां पर तुम्हारा यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कैसे? सो देखो, इलेक्शंस करे जाते हैं। इलेक्शंस इसीलिए करे जाते हैं कि जो तुम्हारी यहाँ पर कंप्लीट पॉपुलेशन है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीडर मिले। लीडर मतलब क्या? नेता। लोग क्या करते हैं, इन्हें इलेक्ट करते हैं और इन्हें इलेक्ट करने के बाद इन्हें मिलती है पावर। पावर टू मेक राइट डिसीजंस इन फेवर ऑफ द पीपल whom they have voted। मतलब जिन्होंने वोट किया उनके लिए सही डिसीजन ले सके, रादर सबके लिए सही डिसीजन वो ले सके। तो इस चीज के लिए इन्हें क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। अगर इन्हें यूनियन इलेक्शंस में अपॉइंट किया गया है, कहां पर? यूनियन इलेक्शंस में। यूनियन इलेक्शंस इंडिया में कितनी बार होते हैं? हर 5 साल में एक बार। तो अगर यूनियन इलेक्शंस में इन्हें यहां पर अपॉइंट किया गया है तो ये बनते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बनते हैं ये लोग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके से 200 प्लस मेंबर जो है ये मिलकर के तुम्हारी बनाते हैं फर्स्ट पार्लियामेंट। फर्स्ट पार्लियामेंट मतलब कि जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसका नाम है लोकसभा। जो तुम्हारी लोकसभा है, दिस इज द फर्स्ट हाउस बट इट इज अ लोअर हाउस। क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज अ लोअर हाउस। लोअर हाउस कैसे? क्योंकि यहां पर सारे के सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। बट एक तरीके से अगर तुम देखो तो अगर मैं पूरी कंट्री के ऑपरेशंस सिर्फ इलेक्टेड लोगों के नाम पर पे दे दूं, जबकि इलेक्टेड लोगों में कह सकते हैं यहां पर ऐसा कोई क्वालिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, तो चीजें गड़बड़ हो सकती है। सो दे नीड एन एडिशनल इलेक्शन, जिसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से यहां पर बनता है सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम नाम देते हैं राज्यसभा। बात समझ आ रही है? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट के भी नाम से जानते हैं। बट एट द सेम टाइम यहां पर स्टेट के पास भी अपनी खुद की कह सकते हैं पार्लियामेंट होती है, जिसको हम नाम देते हैं लेजिस्लेचर। यानी जो स्टेट इलेक्शंस में लोग अपॉइंट करे जाते हैं वो मिलकर के यहां पर बनाते हैं तुम्हारी विधानसभा, जिसको हम स्टेट असेंबली के नाम से जानते हैं। सुना है कभी? ये विधानसभा बनती है, ठीक है। और कुछ स्टेट्स में इस विधानसभा के साथ साथ होती है विधान परिषद, मतलब स्टेट काउंसिल। सेम प्रोसेस, दीज आर पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड एंड दीज आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। बट ये हर स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट्स में है और कुछ में नहीं है। महाराष्ट्र में है बट हर स्टेट में यहां पर नहीं। सो इस तरीके से यहां पर तुम्हारा स्टेट वाइज क्या बनता है फिर? विधानसभा एंड विधान परिषद। अब तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि ये जो पार्लियामेंट है और ये जो लेजिस्लेचर है, इनका हम क्या करें? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पे थे, हम तो लॉज पर थे, तो फिर एकदम से ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का टॉपिक कहां से आ गया? सो बात ऐसी है कि इंडिया में पावर मिलती है आर्टिकल द्वारा, बट ये पावर दी किसको जाती है? तो ये पावर दी जाती है पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। बेसिकली इंडिया में कोई भी लॉ बनेगा तो ये लॉ बनेगा फ्रॉम द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इस पावर को एग्जीक्यूट कौन करेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज की डेट में इस क्लासरूम में बोल दिया कि एसी सिर्फ एक ही बंदा कंट्रोल कर सकता है, बट अगर मैं किसी बंदे को अपॉइंट ही ना करूं तो इस पावर का मतलब क्या? कि एक बंदे के पास पावर है कि वो एसी बंद कर सकता है, बट अगर मैंने किसी को अपॉइंट ही नहीं किया उस पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मतलब क्या हो गया?
तो आर्टिकल 245 पावर देता है, बट ये पावर किसे देता है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। बात समझ आ रही है? ताकि वो लोग यहाँ पर क्या बना सके? लॉज बना सके। बट अब मन में सवाल ये आना चाहिए कि दो लोग क्यों लॉ बना रहे, एक ही बनाए, या तो पार्लियामेंट बनाए या तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, दोनों क्यों? तो यहाँ पर तुम्हें दो कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। नंबर वन बीइंग द कंसेप्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखो, इंडिया अगर तुम लैंड साइज के हिसाब से भी देखो तो बहुत बड़ी कंट्री है, बराबर। गवर्नमेंट क्यों लेकर के आते हैं हम? तो वही पुराना कंसेप्ट है, जैसे किंग्स हुआ करते थे वैसे आज की डेट में गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर इंटरनली एक्सटर्नली पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करेगी, एंड यहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड को और प्रिविलेज्ड को एक इक्वल लेवल पर लेकर के आएगी। दैट इज फॉर गवर्नेंस। बेसिकली गवर्न कर रही है वो हर एक चीज को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज को। तो अब जब यहाँ पर गवर्नेंस करना है तो तुम सोच करके देखो, अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री में सिर्फ एक लीडर बना दूं, सिर्फ एक गवर्नमेंट बना दूं, तो क्या ऑल ओवर इंडिया पूरा डेवलपमेंट हो पाएगा? आज भी अगर तुम देखो तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में या सदर्न स्टेट्स है जो बहुत ढंग से डेवलप नहीं हो पाए स्टेट बनने के बाद भी। बट इमेजिन करो अगर ये सिर्फ एक गवर्नमेंट के अंदर होता तो क्या डेवलपमेंट हो पाता? अगर डेवलपमेंट होता भी तो क्या इवन डेवलपमेंट हो पाता? नहीं, बड़ा ही अनइवन डेवलपमेंट होता। उनका कुछ फोकस एरियाज होते हैं और वो फोकस एरियाज में ही डेवलपमेंट करते हैं। सो इन ऑर्डर टू हैव एन ओवरऑल डेवलपमेंट, इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर लाया गया, यानी कि चीजों को गवर्न करने के लिए सेंटर भी रिस्पॉन्सिबल है एंड स्टेट्स भी रिस्पॉन्सिबल। एंड गवर्न करने के लिए मतलब उसका डेवलपमेंट, उसका मेंटेनेंस, उसकी सेफ्टी, पीस, हार्मनी, इन सारी चीजों को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को भी दी गई है एंड स्टेट्स को भी दी गई है। बात समझ आ रही है? तो अब यहां पर अगर कोई भी कुछ भी काम करना चाहता है तो दैट शुड बी लीगली अलाउड बाय लॉ। बात समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूं तो क्या मैं इस बिल्डिंग के ऊपर अपना घर बना सकता हूं? नहीं। क्यों? दैट इज नॉट लीगली अलाउड। कैसे लीगली अलाउड नहीं है? लॉ ने मना किया। तो लॉ चाहिए यहाँ पर चीजों को यहाँ पर रेगुलेटेड रखने के लिए, कुछ लोगों को पावर देने के लिए, बाकी लोगों पर रेस्ट्रिक्शंस डालने के लिए। बात समझ आ रही है? सो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर गवर्नेंस सेंटर को भी करना है, स्टेट को भी करना है, तो ऐसे केस में दोनों को लॉ मेकिंग पावर देनी थी। तो सेंटर में जब लॉज बनाने हैं तो पार्लियामेंट को पावर दे दी गई, और स्टेट में जब लॉज बनाने हैं तो लेजिस्लेचर्स को पावर दे दी गई। बात समझ आ रही है? पक्का? ये जो पावर है, ये पावर आर्टिकल 246 में डिवाइड कर दी गई कि सेंटर को कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए लॉ बनाने देंगे और स्टेट को स्पेसिफिक चीजों के लिए लॉ बनाने देंगे, फॉर द सिंपल रीजंस कि दोनों को सेम चीज पे लॉ बनाने देंगे तो फिर सुपरसीड किसका करेगा? और अगर सुपरसीड किसी का करने वाला है तो दूसरे को लॉ मेकिंग पावर ही क्यों है? सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट कंफ्यूजन, यहां पर लिस्ट बनाई गई कि कौन किस चीज के रिगार्डिंग लॉज बना सकता है। तो यहां पर 3 लिस्ट बनाई गई, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में सिर्फ और सिर्फ यूनियन लॉज बनाएंगे, स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल स्टेट्स लॉज बनाएंगे, एंड यूनियन कॉन्करेंट में तुम्हारे दोनों मिलकर के लॉज बनाएंगे। मिलकर के मतलब यहाँ पर प्रॉपर पावर डिफाइंड रहेगी, किसकी कितनी पावर है और किस तरीके से यहाँ पर लॉज बनाए जाएंगे। बात समझ आ रही है? सो यूनियन की पावर सिर्फ यूनियन में है, मतलब सिर्फ स्टेट, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही उसके रिगार्डिंग लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में दी गई चीजों के लिए सिर्फ स्टेट के पास पावर है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दी गई चीजों के लिए स्टेट एंड यूनियन दोनों मिलकर के लॉज बना सकते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है एकदम? चलो, अब यहां पर लॉ मेकिंग प्रोसेस होता कैसे? सो सबसे पहले एक बिल बनाया जाता है जिसे विच इज अ ड्राफ्ट एक्ट। ये जो तुम्हारा ड्राफ्ट एक्ट है
इसे फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउसेस के अंदर। कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? हाउसेस के अंदर, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल। एंड मनी बिल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मनी बिल क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो कंपनीज एक्ट के लिए तो रेलेवेंट नहीं है, बट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मनी बिल में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कहां पर? पार्लियामेंट में। बट मनी बिल जो है इसका सीक्वेंस उल्टा होता है। यूजुअली पहले लॉज जाते हैं लोकसभा में, फिर जाते हैं राज्यसभा में, बट मनी बिल पहले जाता है राज्यसभा में, उसके बाद जाता है लोकसभा। दैट इज द डिफरेंस। बात समझ आ रही है? इसलिए वहां पर लिखा गया है एक्सेप्ट मनी बिल। एक बार जब हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो भले किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाए, प्रोसेस सेम है। उसके बाद उसकी होती है रीडिंग, और रीडिंग में होते हैं 3 स्टेजेस। सबसे पहले इंट्रो किया जाता है कि एक्ट में क्या क्या लिखा है, उसके ऊपर डिबेट्स होते हैं, एंड देन फाइनल वोट होता है कि किसकी तरफ हमें हाँ बोलना है, किसकी तरफ ना बोलना। तो बेसिकली हर एक चीज डिस्कस करी जाएगी। एक्ट में जो जो चीजें लिखी गई है उसके ऊपर डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, एंड फाइनल वोट दिया जाएगा कि इसको पास करना है या नहीं पास करना है। वंस इट इज पास्ड बाय द हाउसेस, फिर ये जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास फॉर अप्रूवल। एंड फिर उसके बाद वो लॉ बनता है तब जब यहाँ पर उसे गैजेट में पब्लिश किया गया। गैजेट क्या होता है? सो बेसिकली दिस इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द हाउसेस एज वेल एज द प्रेसिडेंट, जहां पर जितने भी लॉज है, तुमने अगर देखा होगा तो एक ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट पेपर टाइप रहता है, उस पर एक इम्प्रिंटिंग रहती है, उस पर लिखा रहता है गजेट ऑफ इंडिया। मैं कल एक बार उसकी एक फोटो भी दिखा दूंगा। तो जितने भी लॉज है फिर वो गजेटेड वे में पास करेगा। बात समझ आ रही है? गजेटेड इज ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। बात समझ आई? ठीक है। स्टेट में भी लॉज बनते हैं। स्टेट में लॉज कैसे बनते हैं? तो विधानसभा एंड विधान परिषद के थ्रू बनते हैं। अब हम आ जाते हैं टैक्सेशन के ऊपर, बट टैक्सेशन वाले आर्टिकल्स अब हम कल डिस्कस करेंगे। एक बार आज हमने जो भी पढ़ा एक बार में उसको रिवाइज कर लेते हैं। टैक्सेशन वाला जो भी प्रोविजन है अब वो हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, सेम टाइम 8:30। सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना, स्टोन एज में शुरुआत हुई, देयर वाज अ नीड फॉर शेयरिंग, तो लोगों ने चीजों को शेयर करना चालू किया। शेयर करना चालू किया, कम्युनिटीज डेवलप हुई, कम्युनिटीज कन्वर्ट हुई सिविलाइजेशंस में, सिविलाइजेशंस कन्वर्ट हुए किंगडम्स में। जब ये किंगडम्स में कन्वर्ट हुए तो चीजों को ऑर्गेनाइज्ड किया गया। ऑर्गेनाइज किया गया मतलब चीजों को डिपार्टमेंटलाइज किया गया। डिफेंस अलग, इंटरनल डिफेंस अलग, तुम्हारा यहाँ पर ट्रेड अलग, तुम्हारा यहाँ पर कल्टीवेशन अलग, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसको बांटा गया। ये डिपार्टमेंट्स का जो प्रोसेस है, फिर इसको यहाँ पर कॉलोनियल एम्पायर में इसको जो है ब्रिटिश एरा के अंदर अलग अलग तरीके से बांट दिया गया। और जब ये चीजें जिस तरीके से बांटी गई, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया तो फिर यहाँ पर टैक्सेस का कंसेप्ट आया जो हम कल पढ़ेंगे। बट उससे पहले आज हमने क्या पढ़ लिया कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें क्या देता है? पावर टू मेक एनी लॉज। कैसे देता है? वाया आर्टिकल्स। किसके थ्रू देता है? आर्टिकल्स के थ्रू। आर्टिकल्स पावर देते हैं, पर लॉ बनाता कौन है फिर? पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल, लेजिस्लेचर मतलब स्टेट। इनके पास लॉ मेकिंग पावर कैसे है? तो यहाँ पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड देन गजेटेड डॉक्यूमेंट। बात समझ आई? यहां तक सब कुछ क्लियर? अब एक ब्रीफ, एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं मैं, कल क्या पढ़ने वाले हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा मैंने बताया कि वाया आर्टिकल्स पावर आती है, तो टैक्सेशन बनाने के लिए भी किसी ना किसी आर्टिकल में पावर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट करना चाहती है तो दैट शुड बी लीगली अलाउड, वरना तो वो एक्सटॉर्शन बन जाएगा। एक्सटॉर्शन एंड टैक्सेशन में फर्क क्या है? कि टैक्सेशन इज लीगली अलाउड बट एक्सटॉर्शन इज नॉट। एक्सटॉर्शन पता क्या होता है? मैंने समझो यहाँ पर राघव को पकड़ा, उसका कॉलर, और बोला चल 5,000 रुपये निकाल अगर तुझे जिंदा रहना, दैट इज एक्सटॉर्शन। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर उसको लीगल नोटिस दिया दैट इफ यू आर अर्निंग इनकम अबव
12 lakh rupees, you must pay this much tax. Now that is taxation. दोनों में फर्क है। और टैक्सेशन में बदले में एक सर्विस दी जाती है। सर्विस की जाती है कम्युनिटी सर्विस, रोड बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम उस चीज के ऊपर आएंगे, एक डिस्कशन हम करेंगे कि इंडिया में बजटिंग कैसे होती है। तो बजट का जो पूरा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैं तुम्हारा कल क्लियर करूंगा। बहुत से लोगों को नहीं पता, रादर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इस चीज को बस एक टैक्सेशन एंगल से देखते हैं, बट ओवरऑल बजट ये है क्या चीज, उस चीज को हम समझेंगे। एंड उसके बाद हम आर्टिकल 245 से जो अपने लॉज की पावर आती है और 265 जो हमें टैक्सेशन लॉज बनाने की पावर देता है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड उसके बाद हम आएंगे जीएसटी के ऊपर कि जीएसटी कैसे टैक्सेशन का पार्ट है। एंड जीएसटी क्योंकि तुम्हें पता है रिसेंटली आया हुआ है 2017 में, तो उस समय क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़े, क्यों करने पड़े, ये सारी चीजें कल हम डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रही है? तो कल हम लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ जीएसटी के ऊपर। चलो आज के लिए इतना ही।